अष्टप्रधान से क्या मतलब है, क्या था अष्टप्रधान। तो प्यारे साथियों, शिवाजी ने अपने प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए 8 अधिकारियों की नियुक्ति की थी योग्यता के आधार पर। उन 8 अधिकारियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है सॉरी, अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था कि शिवाजी ने अपने प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए 8 अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की थी। इन 8 अधिकारियों को ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये वंशानुगत नहीं थे और ये कोई मंत्री नहीं थे। ठीक है, क्योंकि मंत्री की नियुक्ति आपको पता है कैसे होती है ना। अधिकारी तो देखो, अधिकारी वर्तमान में कैसे बनते हैं, RAS IAS की एग्जाम पास करके, और कौन जाता है उसमें, जिसमें योग्यता होती है वो। जबकि मंत्री कौन बनते हैं, हम किसी को चुनाव किसी भी नेता का चुनाव करते हैं MLA या MP का, और वो MLA या MP ही जाके जो है मंत्री बनते हैं। तो मंत्रियों के अंदर योग्यता नहीं होती, केवल समर्थन होता है ना। जबकि अधिकारी वो होता है जिसके अंदर योग्यता होती है। तो अष्टदिग्गज जो थी वो किसी भी कंडीशन में मंत्री परिषद नहीं थी या मंत्रिमंडल नहीं था, वो योग्यता के आधार पर चुने गए अधिकारियों का एक समूह था एक तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इन लोगों को जो शिवाजी वेतन देते थे वो नकद देते थे, भूमि वगैरह नहीं देते थे ना। अब अष्टप्रधान के बारे में जब आपसे पूछेंगे तो आपसे सॉरी, ये भी पूछा जा सकता है कि अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल हो सकते थे, कोई 2 पदाधिकारी या 4 पदाधिकारियों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ से ज़रूर एक क्रॉस क्वेश्चन के रूप में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। 8 के नाम पूछना थोड़ा मुश्किल है, यही पूछेंगे कि कोई 4 के बता दो, हम 8 के बताते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी, एक प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए सॉरी, जो शिवाजी थे वो स्वयं अपने साम्राज्य के प्रमुख हुआ करते थे, जो मुख्य अपने सिंहासन पर बैठते थे। उनके बाईं ओर तो 4 अष्टप्रधान बैठते थे और दाईं ओर भी 4 अष्टप्रधान बैठते थे। ठीक है, तो जो दाईं ओर 4 अष्टप्रधान बैठते थे उसमें सबसे आगे बैठता था पेशवा खुद, है ना। पेशवा बैठता था जो कि सबसे बड़ा पद होता था। पेशवा को वर्तमान में प्रधानमंत्री की तरह देखा जाता है ना। मतलब शिवाजी के जो प्रशासन था उसका प्रमुख होता था एक तरीके से, है ना। पेशवा के बारे में आप सभी को पता है। तो एक तो पेशवा होता था, उसके बाद अमात्य होता था, उसके बाद तीसरे नंबर पे सचिव, और फिर होता था मंत्री। ठीक है, तो 4 लोग तो ये होते थे। मंत्री देखो यहाँ पे एक पदाधिकारी का नाम है। ठीक है, इसको आप ऐसे ना समझे वर्तमान संदर्भ का मंत्री। ठीक है, वो योग्यता के आधार पर चुना जाता था, इसलिए वो अधिकारी लेवल का था, लेकिन पद का नाम मंत्री है ना। जैसे किसी व्यक्ति का नाम भगवान रख देने से भगवान नहीं हो जाता, है ना, उसी प्रकार उसका नाम मंत्री रख देने से मंत्री नहीं है, वो अधिकारी है। और जो दाईं ओर बैठते थे 4, उसमें आगे आगे बैठता था सुमंत, फिर बैठता था न्यायाधीश, फिर एक सरे नौबत, और अंत में बैठता था पंडित राव। तो ये 8 लोग हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। प्रथम पेशवा कौन थे, ये कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, ये आप जब जाओ एग्जाम में तो उस समय एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के जाना, है ना। तो यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पेशवा कौन थे ना। पेशवा को ही लेकर पूछा जा सकता है, अन्य के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो अंत में पेशवा के रूप में ज़रूर पढ़ के जाना कि पेशवा कौन होता था। ये एक तरीके से प्रधानमंत्री होता था, और इसके प्रथम पेशवा कौन था, अंतिम पेशवा कौन था, इस प्रकार से पेशवा को लेकर थोड़ा सा और आप जो है अवेयर रहना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रशासन की बात हो गई, मैं राजस्व की ओर चलता हूँ। शिवाजी के राजस्व में, हाँ, यहाँ से देखो अष्ट दिग्गज की जब बात करेंगे ना, सॉरी अष्ट प्रधान की जब बात करेंगे ना, तो अष्ट नाम से एक अष्ट दिग्गज और चलते हैं इतिहास में, और अष्ट छाप मंडली भी चलती है इतिहास में। तो उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब अष्ट दिग्गज की बात अष्ट प्रधान की बात होगी तो अष्ट दिग्गज की अष्ट मंडली की भी बात यहाँ पे होना लाजिमी है, क्योंकि साक्षात्कार में ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखो अष्ट दिग्गजों की मैं बात करूं तो अष्ट दिग्गज 8 कवियों की एक मंडली थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में वो 8 कवि बैठते थे, तेलुगु भाषा के वो कवि होते थे। उन कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। ठीक है, अब
उनमें जो सबसे प्रसिद्ध कवि था वो अल्लासानी पेडन्ना था, जिन्हें आंध्र कविता का जो है पिता में भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अल्लासानी पेडन्ना है, तेनाली रामकृष्ण है ना, पिंगली सूरन है। ये इस प्रकार के कुछ एक नाम, आप 3-4 नाम भी ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे 8 के नाम नहीं पूछेंगे, कोई 2, 3, 4 नाम आपसे पूछेंगे, तो ये चीज़ और आप ज़रूर देख कर जाना। ठीक है, अब देखो जब आपने कृष्णदेव राय की बात की है तो फिर कृष्णदेव राय पे भी आपसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, उसको भी आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना कि कृष्णदेव राय जो थे संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, तुलु वंश के शासक थे। 1509 से और करीब 1530 के आसपास उन्होंने शासन किया था। बाबरनामा में भी विजयनगर साम्राज्य के इस शासक कृष्णदेव राय का जिक्र हमको जो है मिल जाता है ना। तो ये इतनी सारी बातें कृष्णदेव राय पर भी आपको जो है तैयार करनी है। और भी कोई प्रश्न बने तो मैंने पीडीएफ में बताया है वहाँ पे, है ना, पीडीएफ बढ़िया से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और जो है समझ में आएंगी। ठीक है, और भी प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अष्टछाप मंडली के बारे में पूछा जा सकता है कि अष्टछाप मंडली क्या थी। तो देखो, अष्टछाप मंडली भी 8 कवियों की एक मंडली थी जो कि कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। कृष्ण भक्ति के ऊपर ही, कृष्ण के ऊपर ही वो साहित्य लिखते थे। तो ये किसने बनाई थी इसके बारे में बताऊं तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठल नाथ जी। विट्ठल नाथ जी ने इन 8 कवियों की मंडली बनाई थी, जिसमें सबसे जो प्रमुख कवि था वो था सूरदास, है ना। और अन्य भी कई कवि थे, कुंभन दास था, कृष्णदास था, है ना, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3, 4, 5 जो है इन कवियों के नाम भी ध्यान रखना अष्टछाप मंडली के। अष्टछाप मंडली का सबसे श्रेष्ठ जो कवि था वो सूरदास माना जाता है। ठीक है, और ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अनुयायी इन लोगों को माना जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्गी वही वल्लभाचार्य वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है क्रॉस क्वेश्चन के रूप में। वल्लभाचार्य के बारे में भी पूछ लें कि वल्लभाचार्य कौन थे, तो वल्लभाचार्य का आपको पता ही है, शुद्धाद्वैतवाद इन्होंने दिया था, शुद्ध अद्वैत के प्रतिपादक थे। और ये जो है कृष्ण भक्ति की बात करते थे और कृष्ण की भक्ति में भी प्रेम की बात करते थे, है ना, प्रेम के माध्यम से भक्ति की बात करते थे। इतना आप बताएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान और अष्टछाप मंडली, तीनों की मैंने बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, हम बात कर रहे थे शिवाजी को लेकर। अब देखिए शिवाजी से शिवाजी से 1-2 प्रश्न और पूछे जाते हैं, और वो हैं चौथ और सरदेश मुखी को लेकर कि चौथ और सरदेश मुखी क्या थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है मेरे साथियों। चौथ और सरदेश मुखी जो था, ये 2 कर थे जो शिवाजी वसूलते थे। कहाँ से वसूलते थे, कैसे वसूलते थे, कौन को इनके वसूलने की जिम्मेदारी दे रखी थी, इस प्रकार के 3-4 सवाल यहाँ से और बनते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि शिवाजी का जो शासन क्षेत्र था, जिसको हम शिवाजी का स्वराज कहते हैं या मराठा स्वराज कहते हैं, उस क्षेत्र से तो शिवाजी टैक्स के रूप में भू राजस्व कर वसूलते थे। ठीक है, जिसकी आरंभ में दर तो 33% थी, बाद में बढ़ाकर 40% कर दी थी। सॉरी लेकिन शिवाजी के स्वराज से बाहर से शिवाजी चौथ और सरदेश मुखी नामक कर वसूलते थे। ये ध्यान रखना, अपने स्वराज्य से चौथ और सरदेश मुखी नहीं वसूलते थे। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब चौथ कहाँ से वसूलते थे, तो चौथ जो वसूलते थे शिवाजी, वो अपने जो पड़ोसी राज्य थे उन्हीं से वसूलते थे जो शिवाजी के अधीन नहीं थे। यानी कि वो राज्य जो या तो मुगलों के अधीन थे या आदिल शाहियों के अधीन थे या किसी अन्य शक्ति के अधीन थे, उन क्षेत्रों से शिवाजी चौथ नामक कर वसूलते थे, जो उनके कुल भू राजस्व का 1/4 होता था। देखो, चौथ का अर्थ ही होता है चौथाई। चौथाई मतलब 1/4, है ना, यानी कि 25%। कुल भू राजस्व का 25% शिवाजी वसूलते थे। इसके बदले शिवाजी यह दावा करते थे कि हम आपके ऊपर सैन्य आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है
सॉरी। तो ये तो था चौथ, और चौथ को वसूलने के लिए शिवाजी ने काम विस्तार की नियुक्ति कर रखी थी, जो कि 2 या 3 गांवों का एक प्रमुख होता था, एक जो होता था वो काम विस्तार होता था, उसको 3-4 गांव सौंप दिए जाते थे कि आप यहाँ से जो है चौथ नामक कर वसूलना। ठीक है, कुल भू राजस्व का 1/4। ये तो था चौथ। सरदेश मुखी क्या था? सरदेश मुखी भी ऐसे क्षेत्रों से वसूला जाता था, मराठा स्वराज के बाहर के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे क्षेत्रों से सरदेश मुखी कर वसूला जाता था जिन क्षेत्रों पर शिवाजी अपना वंशानुगत अधिकार मानते थे, था नहीं, केवल मानते थे, है ना। सॉरी। और अपना वंशानुगत अधिकार मानते हुए शिवाजी ये कहते थे कि इस क्षेत्र का मैं जो है प्रमुख हूँ, अधिपति हूँ, ठीक है, सरदेश मुख हूँ यहाँ का, और यहाँ का सरदेश मुख होने के नाते मैं यहाँ पे कुछ शासन व्यवस्था करूँगा, उसके बदले में आपसे यह कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो शिवाजी अपने आप को उस क्षेत्र का सरदेश मुख मानते थे, उस क्षेत्र से सरदेश मुखी कर वसूलते थे वहाँ की शासन व्यवस्था हेतु। ठीक है, इसको बोलते थे सरदेश मुखी कर। और सरदेश मुखी कर वसूलने के लिए शिवाजी ने गुमास्ता नामक एक व्यक्ति की नियुक्ति कर रखी थी, वो ही सरदेश मुखी नामक कर वसूलता था। और सरदेश मुखी जो कर था ये सॉरी, जो चौथ वसूली जाती थी उस चौथ का 1/10वां हिस्सा होता था। ठीक है, 1/10वां हिस्से के रूप में जो है सरदेश मुखी को वसूला जाता था। तो ये था प्यारे साथियों शिवाजी से पूछे जाने वाले जो कुछ प्रश्न थे, उनकी बात मैंने यहाँ पे की। मैं फिर बता दूँ, देखो कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको। तो एक तो मराठा शब्द का अर्थ बताया, मराठा कौन थे ये बताया, उसके बाद हमने शिवाजी और महाराणा प्रताप के बीच में तुलना की, उसके बाद अष्टछाप मंडली के बारे में देखा, अष्ट प्रधान के बारे में देखा और अष्ट दिग्गज के बारे में देखा, जिसमें अष्ट प्रधान का संबंध शिवाजी से था और दोनों का संबंध अलग से था। इसके बाद हमने जो है चौथ और सरदेश मुखी को देख लिया। चौथ और सरदेश मुखी में किस प्रकार से इनको जो है उगाया जाता था, कितना उगाया जाता था, कौन उगाता था, कहाँ से उगाया जाता था और क्यों उगाया जाता था, ये सारे हमने कौन, क्या, कैसे, कहाँ, इन सब की बात हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों छोटा सा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। किसी भी प्रकार की क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या ये जो नंबर देख रहे हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं बेझिझक आपको जो है जवाब दूंगा, आप भी बेझिझक प्रश्न कर सकते हो। धन्यवाद।